वेलकम सभी को वंस अगेन। हम लोग जो इकोनॉमिक्स में जेपीसी मेंस पेपर 5 की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ रांची विश्वविद्यालय में अगर कोई विद्यार्थी इकोनॉमिक्स पेपर रखे हैं और उसमें जैसे इकोनॉमिक्स का माइनर पेपर लिए हुए हैं सेमेस्टर 1 में, तो उनके लिए भी ये इक्वल इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास जो हम लोग इसका प्रीवियस क्लास में जो देखे थे कि मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं, उनमें से हम लोग टोटल 5 प्रकार हम लोग देख चुके थे। चलन स्फीति देख लिए थे, साख स्फीति किसे कहते हैं, लागत प्रोत्साहित स्फीति किसे कहते हैं, मांग प्रोत्साहित स्फीति किसे कहते हैं और उत्पादन जनित स्फीति किसे कहते हैं, ये हमने देख चुका था। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अगला जो टाइप्स है वो है आपको हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति। हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति किसको कहते हैं देख लीजिए। हम लोग आते हैं हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति किसको कहते हैं। लोकतांत्रिक देश में सरकार को विकास कार्यों एवं लोक कल्याण कार्यों में काफी व्यय करना पड़ता है। यानी कोई भी राष्ट्र जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनको विकास कार्यों एवं लोक कल्याण संबंधी कार्यों में भारी राशि व्यय करना पड़ता है और उस एक्सपेंडिचर, उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेनी पड़ती है। यानी सरकार क्या लेता है, डेप्ट लेता है, पब्लिक डेप्ट लेना पड़ता है। लेकिन यदि ऋण से भी व्यय पूरा नहीं हो पाता है तो घाटे का बजट को पूरा करने के लिए नए नोट छाप तक पूरा करती है, जिसे हम हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। हीनार्थ प्रबंधन, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, डेफिसिट फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर ये देख सकते हैं, जब सरकार की आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेकर उसे पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन सार्वजनिक ऋण से भी उस व्यय को पूरा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसे में घाटे के बजट को पूरा करने के लिए, घाटे के बजट को पाटने के लिए, यानी व्यय को समाहित करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सरकार नए नोट छापती है। उसी को हम लोग कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग होने से क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ जाएगा और इस बढ़ने से क्या होगा, कहीं न कहीं वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ही इकोनॉमी में मनी एक्सपेंशन होगा तो लोगों के पास आय आएगी, आय आने से यानी इकोनॉमी में कई तरह के साइक्लिक मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, चक्रीय प्रवाह शुरू हो जाते हैं। तो यहां ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि नए नोट छाप दिया, हीनार्थ प्रबंधन से क्या क्या आ सकती है, यानी इकोनॉमी में मुद्रा प्रसार क्या होती है, बढ़ जाती है। मुद्रा प्रसार बढ़ने से क्या होता है, एक तो उत्पादक क्या करते हैं, निवेश में वृद्धि करते हैं, निवेश में वृद्धि करते हैं और निवेश में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार बढ़ाएंगे तो इसका क्या साइक्लिक मूवमेंट होगा, लोगों के पास आय बढ़ेगी। तो देखिए ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा साइंटिफिक वे, निवेश में वृद्धि होने से क्या होता है, रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ने से क्या होता है, लोगों की आय क्या होती है, बढ़ती है। लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या करेंगे वे लोग, पहले की तुलना में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग को क्या करेंगे, सेवाओं की मांग को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाने से क्या होगा, वस्तुओं की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी लोकतांत्रिक राज्यों, लोकतांत्रिक राष्ट्र में यदि किसी भी सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए यदि ऋण से वो नहीं पूरा हो पाता है तो ऐसे स्थिति में नए नोट छाप करके उसे पूरा करती है, नए नोट इशू करती है। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में मनी एक्सपेंशन बढ़ जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देख लीजिए मुद्रास्फीति आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीनार्थ प्रबंधन स्फीति या हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, पूर्ण स्फीति तथा आंशिक स्फीति, यानी फुल इन्फ्लेशन और आंशिक स्थिति यानी पार्शियल इन्फ्लेशन। तो ध्यान दीजिएगा, फुल इन्फ्लेशन और आंशिक इन्फ्लेशन, इसको समझने के लिए मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से समझा रहा हूं और इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा और इस डायग्राम को आप जरूर से जरूर बनाएंगे।
तो पूर्ण रोजगार के पूर्व अगर स्थिति आती है, यानी पूर्ण रोजगार से किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से पूर्व पहले अगर कीमतों में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल इन्फ्लेशन, आंशिक स्फीति कहते हैं। लेकिन यदि फुल इंप्लॉयमेंट या फुलर इंप्लॉयमेंट के बाद अगर कीमतों में वृद्धि अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ती है तो उसको कहते हैं क्या, पूर्ण स्फीति या फुल इन्फ्लेशन। अब इसको समझने के लिए आइए आप लोग देखिए, एक तो आपका पूर्ण रोजगार किसको कहते हैं और किसको कहते हैं अपूर्ण रोजगार, ठीक है, या इसी को कहते हैं अल्प रोजगार, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए समझिए, अगर किसी इकोनॉमी में 100 लोग रहते हैं, कितना लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं। इस 100 लोग में अगर एग्जाम्पल में समझिएगा, अगर 1000 लोग रहते हैं, अगर इन सभी को काम मिल जाए, सभी को काम मिल जाए तो इसको कहते हैं पूर्ण रोजगार। और अल्प रोजगार किसको कहते हैं, अगर 1000 में से अगर 50 लोग को रोजगार मिले, 100 लोग को रोजगार मिले, 900 लोग को रोजगार मिले, 999 लोग को रोजगार मिले तो इसको कहते हैं अपूर्ण रोजगार, या इसको आप कह सकते हैं पूर्ण रोजगार से पूर्व की स्थिति कह सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, केवल किसी भी इकोनॉमी में केवल मानव संसाधन नहीं पाया जाता है, यानी केवल व्यक्ति नहीं रहते हैं, बल्कि कोयला भी है, क्या है, पानी भी है, फिर क्या है, पेड़ भी है, खनिज संपदा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, यहां समझिएगा, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी संसाधनों को अगर काम में नहीं लगाया गया है, उसका यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति को अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार या पूर्ण रोजगार के पहले का स्थिति कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन है, यदि वे सभी पूर्ण उपयोग कर जा चुके हैं, पूर्ण उपयोग की स्थिति में हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहते हैं। तो सामान्यतः हम लोग यहां केवल लेबर या ह्यूमन रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर समझा रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप इसको ब्रॉड कंसेप्ट में भी समझ सकते हैं। अब देखिए, ये जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, इसकी व्याख्या कौन करते थे, प्राचीन अर्थशास्त्री करते थे। यानी प्राचीन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव क्या रहती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, लेकिन अपूर्ण रोजगार या अल्प रोजगार की स्थिति का प्रतिपादन किया था किसने, एडवर्ड केन्स ने, जॉन मेनोर्ड केन्स ने किया था। ओके, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, इकोनॉमी में एक होता है एडी, यानी इसको कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग, प्रभावपूर्ण मांग यानी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और एएस इसको कहते हैं समग्र पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई, इसको क्या कहते हैं, इसको समग्र मांग भी कहते हैं, ठीक है। या इसको कहीं कहीं कुल मांग भी लिखा रहेगा और ये क्या रहेगा, कुल पूर्ति लिखा रहेगा। अब देखिए, अब यहां ध्यान देना है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में या तो उपभोक्ता डिमांड करते हैं, या उपभोग मांग हो सकती है, या क्या हो सकती है, निवेश मांग हो सकती है। दो ही तरह के लोग तो रहते हैं, एक तो आता है क्या, उपभोक्ता रहते हैं, और दूसरा क्या रहते हैं, उत्पादक रहते हैं। तो इन दोनों के एड को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड, C+I, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें अगर सरकार इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सरकार यानी अभी तक तो देखिए उपभोग मांग, निवेश मांग, अगर सार्वजनिक व्यय करती है सरकार, यानी सरकार भी डिमांड करती है, तो क्या हो जाएगा, C+I+G, G यहां मेरा हो गया सार्वजनिक व्यय, या C है उपभोग मांग, और I क्या है, निवेश है, और G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मान लीजिए हम लोग
फोर्थ सेक्टर की बात करेंगे यानी एक्सटर्नल सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा x माइनस एम, यानी x इज एक्सपोर्ट और m है इंपोर्ट, x है निर्यात, m है आयात। अब यहां इतना ज्यादा समझने का आपको नहीं जरूरत है, आपको एग्जाम में ध्यान देना है। और एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल भाषा में समझिए क्या कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों से आप कितना मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की कीमत कहां निर्धारित होती है? मांग बराबर पूर्ति में। ठीक है, अगर मान लीजिए मांग अधिक होगा पूर्ति से तो क्या होगा? कीमत में बढ़ने की स्थिति पाई जाएगी। और अगर मांग इज लेस देन पूर्ति है तो क्या होगा? कीमत में कमी की स्थिति पाई जाएगी। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसको हम लोग एक ग्राफ के द्वारा समझाते हैं और इस ग्राफ को आपको बनाना है एग्जाम में। जब भी पूर्ण स्थिति और अपूर्ण स्थिति या आंशिक स्थिति की व्याख्या करनी है तो इसको आपको बनाना है। यहां हम लोग लेते हैं उत्पादन एवं रोजगार, यहां हम लोग लेते हैं एडी एवं एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। तो देखिएगा ये जो मेरा है ये है मेरा एएस लाइन। अब देखिए इकोनॉमी में दिस इज द पोजीशन ऑफ फुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमी में कितने लोग अवेलेबल हैं? YF क्या है? पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये जो मेरा है दिस इज एग्रीगेट डिमांड 1। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड 1, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पोजीशन है मेरा Y। अब देखिए कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने लोगों को रोजगार मिला है? OY रोजगार एवं उत्पादन का स्तर है। अब मान लीजिए मेरे पास कहीं से पैसा आ गया, मैं एक उपभोक्ता था, मैं एक उपभोक्ता हूं, मेरे पास 100 रुपया इनकम हुआ करता था। अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं से या मुझे ओवर टाइम काम करने का मौका मिला तो मैंने और 100 रुपया अर्न किया तो मेरे पास इनकम कितना हो गया? 200। तो अगर एडी है ये AD1, यहां C प्लस I छुपा हुआ है। अब मान लीजिए ये C बढ़ गया, 100 रुपया था अब 200 रुपया हो गया तो जरूर क्या करेगा? कोई भी उपभोक्ता की आय बढ़ने से वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग पहले से बढ़ा देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 गुना बढ़ाएगा, लेकिन पहले से बढ़ाएगा तो ये C क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने पर ये रेखा क्या होगा? आगे की ओर शिफ्ट करेगी, यानी ये AD2 बन जाएगा। यानी यहां क्या होगा? C प्लस C डैश, नया C आ गया प्लस I। इसी तरह से मान लीजिए गवर्नमेंट निवेश अगर इकोनॉमी में बढ़ गया तो ये रेखा चित्र ऐसा बढ़ता जाएगा। अब देखो ध्यान दीजिएगा, हम इस पोजीशन पर थे, इस पोजीशन पर मेरा इक्विलिब्रियम था। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझिएगा, मेरा क्या हुआ? मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़कर क्या हो गया? A2 हो गया। ध्यान दीजिएगा A2 हो गया। अब थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर मान लीजिए जिस समय AD1 से AD2 हो गया तो वैसी स्थिति में तत्कालीन या उस समय की स्थिति, वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा बाबू लोग? AD इज ग्रेटर देन AC, यानी डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी उत्पादन का स्तर जो था उसकी तुलना में तो AD बढ़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? सीधा का सीधा कीमत बढ़ेगा, यानी ये जो पोर्शन है इसी को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, यानी स्फीतिजनक अंतराल, जो कि कीमत में बढ़ा देगा। लेकिन हमारे पास अभी ऑप्शन है, हमारे पास अभी ऑप्शन है इतना लोगों को रोजगार देने का, यानी YF लोगों को रोजगार देने का हमारे पास क्या है? क्षमता है, इकोनॉमी में क्षमता है। यदि इकोनॉमी इस फुलर यूटिलाइजेशन करना चाहेगा, अगर इसके पास संसाधन है तो ऑब्वियसली क्या करेगा? इकोनॉमी अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो उत्पादन को जैसे ही बढ़ाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा Y1 जैसे ही लोगों को, OY1 लोगों को, यानी
y1 लोगों का रोजगार जो है लोगों को बढ़ जाएगा तो पुनः फिर इक्विलिब्रियम आया जाएगा और कीमत क्या हो जाएगा, कीमत स्तर में वृद्धि हुई थी वो संतुलन में स्थिति आ जाएगा और हमारा संतुलन स्तर E1 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है आप लोग का, ये जो पॉइंट है, तो यहां क्या लिखेंगे, यानी यहां जो E से E1 जाने के दौरान, यानी E से E1 के बीच में जो कीमत में तत्कालीन वृद्धि दिखाई पड़ रही थी वो क्षणिक था, वो जैसे ही E1 में जाते हैं वो कीमत में वृद्धि क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो यानी इस बीच का जो है कीमतों में जो वृद्धि है इसी को कहते हैं आंशिक स्फीति। यानी यहां जो कीमत वृद्धि है वो उत्पादन में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए यही ट्रेंड चलता रहा, यही ट्रेंड चलता रहा और अब मान लीजिए हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, यानी मेरा एडी बढ़ते बढ़ते दिस एडी डैश हो गया है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद AD2 जैसे ही हो जाता है, अब मुझे बताइए OYF से क्या इकोनॉमी में संसाधन अवेलेबल हैं, यानी आपने ऑलरेडी क्या है, इससे मैक्सिमम उत्पादन, OYF से मैक्सिमम उत्पादन या मैक्सिमम रोजगार नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में AD डैश से AD डैश डबल डैश हो जाता है तो इस स्थिति में जो आती है कीमतों में वृद्धि ये अस्थाई होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो कीमत में वृद्धि है वो अस्थाई कीमत में वृद्धि होगा और यहां जो कीमत में वृद्धि होगा वो अस्थाई कीमत में वृद्धि होगा। इसी अस्थाई कीमत में जो वृद्धि हुई है इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण स्फीति। तो यहां तक समझ में आ गया, यानी पूर्ण रोजगार से पूर्व अगर कीमतों में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ती है तो उसे आंशिक स्फीति कहते हैं या अस्थायी कीमत में वृद्धि कहते हैं। लेकिन पूर्ण रोजगार के बाद अगर कीमतों में वृद्धि दिखाई पड़ती है तो यह स्थायी कीमत में वृद्धि होती है और यहां कीमत, ये स्थिति जो होती है किसी भी इकोनॉमी में बहुत ही भयावह होती है। तो यहां समझ में आ गया होगा पूर्ण रोजगार, पूर्ण स्फीति, आंशिक स्फीति किसको कहते हैं। तो इसको डायग्राम से जरूर आप इसको बनाएंगे, रेखा चित्र से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अधिविनियोग स्फीति, ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कारण से अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति आ गई है जिससे उद्यमियों या साहसियों को, एंटरप्रेन्योर को यह मोटिवेशन मिलती है कि वह अधिक से अधिक क्या करें, इकोनॉमी में पूंजी निवेश करें। तो यह कब हो सकती है, जब बैंक क्या करेगी, जब क्या करेगी, आरबीआई बैंक दर को घटा देगी, सीआरआर को घटा देगी, रेपो रेट को घटा देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, बैंक से लोन लेना सस्ता हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी एंटरप्रेन्योर, साहसी या उद्यमी क्या करता है, बैंक से अधिक लोन लेता है और अधिक से अधिक लोन लेगा तो क्या करेगा, उसको पूंजी निवेश में करेगा। या मान लीजिए उद्यमियों को किसी ऐसी स्थिति आ गई जिससे उसका प्रॉफिट बहुत अधिक बढ़ने लगा है, तो प्रॉफिट बहुत अधिक बढ़ने लगा है तो क्या करेगा, वो आय की उम्मीद से और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करेगा, और अधिक उत्पादन की ओर प्रेरित होगा और अधिक पूंजी निवेश करेगा। तो ये कई कारण हो सकते हैं किसी भी इकोनॉमी में उद्यमियों को अधिक पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के कारक के रूप में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ही अधिक पूंजी विनियोग होगा, अधिक पूंजी निवेश किया जाएगा तो इंप्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगी तो आय भी बढ़ेगी और आय बढ़ने से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करेंगे और वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करेंगे तो ऐसी स्थिति में कीमत में वृद्धि दिखाई पड़ेगी, यानी इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में अगर मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई, लोगों की आय तेजी से बढ़ी है तो इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, कीमतों में वृद्धि होगी। और इसी को हम लोग कहते हैं, ऐसी स्थिति में अगर कीमतों में वृद्धि दिखाई पड़ रही है अधिविनियोग के कारण तो उसे हम लोग कहेंगे अधिविनियोग स्फीति, ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। नाउ हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जो 9 टाइप्स है, 9वां जो इसकी प्रकार में हम लोग देखते हैं वो है अवमूल्यन जनित स्फीति। ध्यान दीजिएगा, डिवैल्यूएशन किसको कहते हैं ये भी थोड़ा समझना है। अवमूल्यन जनित स्फीति, अवमूल्यन किसको कहते हैं, जब कोई देश, ध्यान दीजिएगा, जब कोई देश अपने बाजार का विस्तार करने के लिए, अपने वस्तुओं की मांग विदेशों में बढ़ाने के लिए अपने देश के मुद्रा का मूल्य जानबूझकर
दूसरे देश के मुद्रा के मूल्य के तुलना में क्या करता है, कम कर देता है, घटा देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। तो जब भी ध्यान दीजिएगा, अवमूल्यन का मतलब सिर्फ और सिर्फ विदेशों में अपनी वस्तुओं की मांग बढ़ाने या निर्यात बढ़ाने के लिए या विदेशों में बाजार विस्तार करने के लिए अवमूल्यन किया जाता है, जबकि अपने देश में उस वस्तु की कीमत क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, जब भी अवमूल्यन होगा तो निर्यात बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, निर्यात क्या होती है, बढ़ती है। निर्यात बढ़ेगा तो क्या होता है बाबू लोग, निर्यात जैसे ही बढ़ेगा तो आपके घरेलू देश में वस्तुओं की पूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने देश में ना बेचकर विदेशों में बेचने को प्राथमिकता दीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, अपने देश में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी, और अपने देश में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी, लेकिन वस्तुओं की मांग को अगर देखा जाए पहले के जैसा ही रहेगा। अगर मान लीजिए पहले वस्तु की पूर्ति 100 था, डिमांड भी 100 था। अगर मान लीजिए अवमूल्यन होने के कारण ये जो 100 वस्तु का उत्पादन किसी भी देश में हो रहा था, वह उत्पादन निर्यात के रूप में दूसरे देश में चला जाता है, तो मान लीजिए ये उत्पाद 20 इकाई जो है विदेशों में बेचने के लिए चला जाता है, निर्यात हो जाता है, तो हमारे देश में कितनी बचती है, 80 बचती है, जबकि डिमांड कितना है, 100 के बराबर डिमांड है। तो ये जो है सप्लाई इज मोर देन डिमांड हो जाएगा, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा, मूल्य में बढ़ने की स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो ये मूल्य में बढ़ने की स्थिति क्यों आई है, ये मूल्य में बढ़ने की स्थिति आई है डिवैल्यूएशन के कारण, इसीलिए इसको कहा जाता है अवमूल्यन जनित स्फीति या डिवैल्यूएशन बेस्ड इन्फ्लेशन। जब देश में अवमूल्यन किया जाता है तो निर्यात बढ़ती है और देश में उत्पादन की मात्रा कम होती है और मूल्य बढ़ती है, जो मैं अभी एक आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया हूं। अब हम लोग आते हैं 10वां नंबर, लाभ की स्फीति, प्रॉफिट इन्फ्लेशन। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कोई भी उत्पादक या निवेशक होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, उसको कुछ परिस्थिति जैसे युद्ध, अकाल, महामारी के समय अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होती है। यहां हम आपको एग्जांपल देना चाहेंगे कोविड-19। कोविड-19 के समय में कई ऐसे उत्पादक थे जिनको अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति हुई निवेशकों को। जैसे मान लीजिए वैसी स्थिति में जिस समय कोविड-19 आया था, उस समय वैसे उत्पादक जो मास्क बना रहे थे, जो सैनिटाइजर बना रहे थे, उनकी कीमत कितनी तेजी से बढ़ गई थी, उनकी डिमांड कितनी अधिक बढ़ गई थी। या वैसी स्थिति में वैसी दुकानदार जिन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लिया, ऑनलाइन उपभोक्ताओं को सामान मुहैया करा रहे थे, और ऐसी स्थिति में यदि वे उस वस्तु के उत्पादन पर इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उनको क्या हुआ, विंडफॉल प्रॉफिट की प्राप्ति हुई थी, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति हुई थी। लेकिन अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति हुई जरूर थी, लेकिन अगर उस समय उनको कहिएगा कि आप इसका इन्वेस्टमेंट कीजिए, आगे फिर से उत्पादन में लगाइए, तो वो देखेगा कि पता नहीं आगे ये बिक सकेगा या बिकेगा या नहीं, या लोगों इसकी डिमांड करेंगे कि नहीं। जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसे में उसको लॉस हो सकता है। यानी विंडफॉल प्रॉफिट की स्थिति में जो भी उनको आय की प्राप्ति होती है, वे जरूर लाभ की तो प्राप्ति करते हैं, लेकिन आगे निवेश में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, वो बहुत कंट्रोल वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, जब उनके पास वो जो विंडफॉल प्रॉफिट का मात्रा है वो उनके पास जमा रहेगा, उनके पास आय के रूप में क्या रहेगा, स्टॉक के रूप में, मतलब वो बढ़ता जाएगा, तो वे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कीमतों में वृद्धि दिखाई पड़ेगी, और क्या होगा, जो स्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, तो जिसे हम लोग क्या कहेंगे, लाभ स्फीति कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं खुली तथा दबी हुई स्फीति। खुली तथा दबी हुई स्फीति, यदि अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ती है और उसके उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो कीमत में वृद्धि दिखाई पड़ती है उसे खुली स्फीति कहते हैं। और नियंत्रण के उपाय करती है, जैसे मान लीजिए लोगों की आय बढ़ी और इसके लिए सरकार ने क्या किया, टैक्स की दर में वृद्धि कर दिया। यानी लोगों की आय में बढ़ी हुई आय को उपभोग ना करे हुए लोग, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या की, टैक्स बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, उनकी उपभोग व्यय जो होती है स्थिर रहती है, बढ़ती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि कीमतों में वृद्धि दिखाई पड़ती है तो उसे कहते हैं दबी हुई स्फीति। तो इसको ऐसा समझिए, अब इसको ऐसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मेरे पास
₹100 इनकम था, मेरे पास ₹100 इनकम था, मैं 10 केजी डिमांड करता था, किसी भी वस्तु का मैं 10 केजी डिमांड करता था। अगर मान लीजिए मेरी इनकम ₹1000 हो गया तो मैं क्या करूंगा, 15 केजी डिमांड करूंगा या मैं 20 केजी डिमांड करूंगा। तो ये जो बढ़ रही है, तो ये बढ़ने की स्थिति के कारण सीधा का प्रभाव क्या पड़ेगा, कीमत बढ़ेगा। इसको कहते हैं खुली हुई स्फीति। लेकिन यदि सरकार ने क्या किया, इस व्यक्तियों के आय में जो बड़ी वृद्धि हो रही है उसके कारण वे उपभोग व्यय में जो वृद्धि कर रहे हैं उसको नियंत्रित करने का उपाय करती है। मान लीजिए ₹100 इनकम था और मेरी इनकम बढ़ के 1000 हो गई। ऐसी स्थिति में सरकार क्या बोला कि पहले जो आप 3% टैक्स देते थे अब 4% टैक्स दीजिए। तो क्या होगा, इसकी उपभोग व्यय आय क्या होगी, पहले से क्या होगी, कम होगी। उपभोग व्यय आय क्या होगी, पहले से कम होगी। वो जरूर अपना डिमांड बढ़ाएगा, लेकिन यहां जो 15 या 20 केजी करता था वो ना करके वो क्या करेगा, या तो 12 केजी करेगा या तो 17 केजी करेगा। यहां ध्यान दीजिए 3 केजी और यहां जो भी आपको 3 केजी, जो 3 केजी का जो वो कम उपभोग किया, कम उपभोग या डिमांड किया, तो कहीं ना कहीं कीमत में क्या होगा, वृद्धि तो जरूर होगी लेकिन धीरे धीरे वृद्धि दिखाई पड़ेगी, या कहेंगे कम वृद्धि दिखाई पड़ेगी। और यहां क्या दिखाई पड़ेगी, तेजी दिखाई पड़ेगी। कीमतों में तेजी से वृद्धि दिखाई पड़ेगी और यहां कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि दिखाई पड़ेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं खुली स्फीति और इसको कहते हैं दबी हुई स्फीति। तो सिंपल, अब यहां इसका डेफिनेशन को देखिए। यदि अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ती है और लोगों की आय बढ़ने से उसके उपभोग व्यय पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो इससे कीमतों में तेजी से वृद्धि दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग खुली स्फीति कहते हैं, ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन यदि सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में लोगों की आय बढ़ने से उसके उपभोग व्यय पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करती है, तो इसके कारण कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग सप्रेस्ड इन्फ्लेशन या दबी हुई स्फीति कहते हैं। तो मुझे लगता है इस 11वां टाइप्स जो था ये भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, 12वां टाइप देखते हैं, तीव्रता के आधार पर स्फीति। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं, इन्फ्लेशंस का मेजरमेंट करते हैं, तो इसी के आधार पर हम लोग करते हैं, या तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई स्फीति, दौड़ती स्फीति और भागती स्फीति। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब देखिए ये तीनों को हम लोग समझते हैं। अब यहां देखिए, ये रेखाचित्र आप जरूर बनाएंगे, ये रेखाचित्र आप जरूर बनाएंगे। अब यहां इस रेखाचित्र को देखते हुए समझिए, ये जो OA मेरा है, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं, ये जो मेरा है ये रेंगती हुई स्फीति को डिफाइन कर रहा है। तो ध्यान, रेंगती हुई स्फीति क्या किसे कहते हैं, यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति की दर 2% या उससे कम वार्षिक होती है, यानी यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमतों में जो वृद्धि होती है प्रति वर्ष 2% या उससे कम होती है, तो इसे हम रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की स्फीति, रेंगती हुई स्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, यदि इसी स्तर पर, इसी 2% या उससे कम दर से यदि कीमतों में वृद्धि दिखाई पड़े, तो ऐसा स्थिति लगातार बनता रहे तो 10 वर्ष में कीमतों में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 20% वृद्धि हो जाएगी। और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी निवेशक, कोई भी उत्पादक को अपने उत्पादन कार्य में बने रहने के लिए अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उत्पादन का कार्य बंद करेगा और अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी। अतः ये जो रेंगती हुई स्फीति बहुत ही जरूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। नाउ हम लोग आते हैं चलती हुई स्फीति या वॉकिंग स्फीति। यह भी एक प्रकार का साधारण स्फीति है, और यदि अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष 5% वार्षिक वृद्धि होती है, 5% वार्षिक वृद्धि होती है, 5% वार्षिक वृद्धि होती है। और ध्यान दीजिएगा, यदि
इसके साथ साथ यदि इकोनॉमी में लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए, लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं करती है, तो ये जो मध्यम वर्ग के लिए ये कष्टदायक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, चलती हुई स्थिति मध्यम वर्ग के लिए कष्टदायक हो जाता है। जो डेली वेज अर्नर हैं, डेली आय कमाने वाले हैं, उनके लिए स्थिति भयावह हो जाती है। अतः सरकार को कहीं ना कहीं ये स्थिति होनी चाहिए, 5% के आसपास अगर कीमतों में वृद्धि हो रही है तो कोई किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कोई कष्टदायक स्थिति नहीं है। यदि सरकार इसके लिए कुछ उपाय कर रही है, जैसे लोगों की रोजगार दे रही है, लोगों को आय बढ़ा रही है, लोगों को आय के लिए किसी वृद्धि के लिए कुछ प्रोत्साहन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए भी ठीक है। लेकिन यदि यह बढ़ रही, इस दर से अगर कीमतों में वृद्धि हो रही है, 5% वार्षिक वृद्धि दर हो रही है, अगर ये कंटिन्यू रहने दिया जाए तो 8 वर्ष में लगभग 40% हो जाएगा। देख लीजिएगा, 8 वर्ष में देख लीजिए लगभग कितना हो रहा है, 40% के आसपास ये ग्रोथ हो रहा है। थोड़ा ग्राफ को देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, दौड़ती हुई स्फीति। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष यानी वार्षिक कीमतों में वृद्धि 10% या 10% वार्षिक वृद्धि दिखाई पड़ती है कीमतों में, तो इसे हम लोग दौड़ती हुई स्फीति कहते हैं। और यह स्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, विशेष करके विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन जाता है। अगर इसको नियंत्रित करने का सरकार प्रयास प्रारंभिक स्तर पर नहीं करती है, इसे कंटिन्यू चलने देती है, लगातार ये चलती रहती है, तो किसी भी विकासशील या अल्पविकसित देशों के लिए वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। ओके, नाउ ओडी, ये जो मेरा ओडी है, ये तो हो गया मेरा रेंगती, ये मेरा हो गया चलती, ये मेरा हो गया दौड़ती, यानी 10% अगर वार्षिक वृद्धि दर दिखाई पड़ती है तो ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष में ही, ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष में ही देख लीजिए कितना हो जा रही है, लगभग 70 से 80% हो जा रही है। लगभग 60% कीमतों में वृद्धि दिखाई पड़ी। 6 वर्ष में कीमत कितना बढ़ जाएगा, 60% बढ़ जाएगा। ओडी, जब मुद्रास्फीति की दर, ये है भागती या हाइपर इन्फ्लेशन, यदि मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 15% या उससे अधिक हो जाता है, यदि कीमतों में वृद्धि प्रति वर्ष 15% या उससे अधिक होती है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, भागती हुई स्फीति, या क्या कहते हैं, सरपट भागती हुई स्फीति कहते हैं। और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफी ही डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। और अगर ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है तो सरकार पर से जनता का विश्वास उठ जाता है, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार पर से जनता का विश्वास उठ जाता है और अर्थव्यवस्था में अशांति और क्या होती है, असंतोष का वातावरण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी स्थिति में देखिएगा तो केवल 3 से 4 वर्ष में ही क्या होती है, कीमतों में 80 से 90% की वृद्धि हो जाती है। तो आप देख लीजिए ये क्या है, अगर 15% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 4 वर्ष में ही 70 से 80% कीमत बढ़ जाएगी। तो ओडी मेरा क्या है, भागती हुई स्फीति का रेखा चित्र है। तो आप एग्जाम में जरूर इस रेखा चित्र को बनाएं और ये जो रेंगती, चलती, दौड़ती और भागती, ये स्फीति किसे कहते हैं, अगर 2-2 लाइन में लिख देंगे, और जो मैंने बातें कहा प्रति वर्ष या वार्षिक वृद्धि दर कीमतों में कितनी होती है और कितने वर्ष में ये कितनी वृद्धि हो जाती है, कीमतों में ओवरऑल कितनी वृद्धि हो जाती है, तो 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष, ये भी जरूर याद कीजिएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि मुद्रास्फीति के कई प्रकार हैं। टोटल हम लोग 12 प्रकार देखें, और 12 प्रकार में भी कई प्रकार में अंदर में 2-2 छिपे हुए हैं। उन सभी को आप साइंटिफिक वे में एग्जाम्पल के साथ अगर आप लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो आपको इस प्रश्न में अच्छा मार्क्स मिलना तय है। तो ऐसे विद्यार्थी जो जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये परीक्षा में पूछता है आप लोग को, तो मैं कहूंगा इस प्रश्न को अवश्य बनाइए, सीधा प्रश्न है और आसान प्रश्न है, और आप अच्छी तरह से लिख करके डायग्राम को अच्छी बना करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय में वैसे छात्र जो सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका माइनर पेपर इकोनॉमिक्स है, उसमें भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। और इससे संबंधित जो मैं आज ये बनाया हूं, ये जो वीडियो तो आप देखिए ही, अगर आप ये जो मैं लिख रहा हूं इसको अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में अगर प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है मैं जो इस प्रश्न का आपको डिस्कस किया हूं, ये काफी इजी समझ में आ गया होगा।
ये जो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में। ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे स्वस्थ रहिए, अच्छी से तैयारी कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए और अपने उद्देश्यों में सफल हों। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि और आप जरूर, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों का एक बार पुनः धन्यवाद। आप अच्छे से स्वस्थ रहें, तैयारी करें और अपने उद्देश्यों में सफल हों।